डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है वायुमंडल की संघटन एवं संरचना। इसमें हम अध्ययन करेंगे वायुमंडल का अर्थ, परिभाषा एवं उत्पत्ति और वायुमंडल की संघटन या संयोजन, यानी कि वायुमंडल की निर्माण किन किन तत्वों से मिलकर हुआ है, इसको बोलते हैं संघटन या संयोजन। फिर हम अध्ययन करेंगे वायुमंडल की संरचना या परतें, जिसमें सामान्य जो 5 परतें हैं उनका अध्ययन करेंगे। फिर वायुमंडल की जो रासायनिक आधार पर परतें हैं, सममंडल और विषममंडल, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अध्ययन करेंगे वायुमंडल का अर्थ। तो वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी में हमारे चारों तरफ जो गैसों का आवरण फैला हुआ है, वही सब क्या है? वायुमंडल है। जो क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी से अलग नहीं होता या हम लोगों से अलग नहीं होता, जिसमें विभिन्न प्रकार के गैस, जल, वाष्प वगैरह, धूल कण वगैरह सभी पाए जाते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। 2 परिभाषा है, एक मोकहाउस के अनुसार, फिर है क्रिस्फील्ड के अनुसार। तो मोकहाउस महोदय कहते हैं कि वायुमंडल गैस की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से लगी हुई है या पृथ्वी के साथ चल रही है। ठीक। फिर क्या है, क्रिस्फील्ड महोदय कहते हैं कि वायुमंडलीय गैसें तथा उनमें निलंबित तरल एवं ठोस पदार्थों का एक मोटा अनाच्छादन है, जिसमें पृथ्वी पूर्ण रूप से घिरा हुआ है। यानी कि इन्होंने क्या कहा है, जो गैस है और उसमें विभिन्न प्रकार के जो तरल कण है, ठोस कण है, इन सभी को मिला करके पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, वही क्या है, वायुमंडल है। फिर अगला जो है वो परिभाषा, इसके बाद है वायुमंडल की उत्पत्ति। थोड़ा सा देख लेते हैं कि वायुमंडल की उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ है। तो वायुमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की तर्क और संकल्पनाएं या अवधारणाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं है उसको ही मान्यता दी गई है। इसमें यह सर्वमान्य है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो अत्यंत तप्त और गैसीय पिंड से हुआ है। जो अत्यंत तप्त गैसीय पिंड था वो समय के साथ धीरे धीरे ठंडा होते गया, उसके बाद इसका निर्माण हुआ है। विद्वानों का अनुमान है कि प्रारंभिक समय में हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैस क्या हुई, पृथ्वी के अलग होकर के वायुमंडल में सबसे ऊपरी सतह पर चली गई। यानी कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, हीलियम और हाइड्रोजन का, और ये क्या हुआ है, पृथ्वी से अलग होकर के पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में चली गई। इसके बाद जो अन्य है वो नीचे आए। वायुमंडल निर्माण में ज्वालामुखी क्रिया, गर्म जल के स्रोत, विभिन्न प्रकार के ठोस कण, रासायनिक विलयन, वनस्पति, ये सभी का योगदान है। और आज भी जल, थल, वायु, विभिन्न जीव जंतु, वनस्पति जगत, ये सभी पारस्परिक क्रियाएं और प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप वायुमंडल में अपनी योगदान या आदान प्रदान चलता है। अर्थात वायुमंडल क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ठीक। तो ये हो गया वायुमंडल की उत्पत्ति की थोड़ा सा जानकारी। फिर हम अध्ययन करते हैं वायुमंडल का संघटन या संयोजन के बारे में। वायुमंडल की संघटन या संयोजन ये 3 तत्वों से मिलकर हुआ है। यानी कि 3 तत्व मिलकर के वायुमंडल का निर्माण किया है, जिसमें क्या है, गैस है, जल वाष्प है और एरोसॉल है। अब इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। गैसें, गैस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी होता है और दूसरा परिवर्तनशील होता है। जिसमें स्थायी गैस जो है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सभी क्या है, स्थायी गैस है। और ये क्या है, लगभग पृथ्वी के सतह से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये गैसें पाई जाती हैं। फिर है परिवर्तनशील गैसें, जिसमें आपका जल वाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान, हीलियम, थीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन, ये सभी गैस पाई जाती है। ठीक। तो ये हो गया स्थायी गैस और परिवर्तनशील गैसें। फिर है उनकी मात्रा। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, फ्रेन और ओजोन, ये सभी क्या है, वैल्यू के आधार पर या मात्रा के अनुसार पर ये इस मात्रा में पाया जाता है। फिर है उसकी डायग्राम देख लेते हैं। आपकी जो हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियान और क्रिप्टॉन, ये क्या है, हल्की गैस है जो वायुमंडल के ऊपरी परत में पाई जाती है। ठीक। इसके बाद क्या है, जो भारी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये पृथ्वी के नजदीक में पाया जाता है। तो इस डायग्राम को आपको बनाना है, आपके एग्जाम वगैरह आता है उसमें। ठीक। ये आपका पृथ्वी हो गया, ये आपका हल्की गैस के परत है और ये बाहरी वाला भारी गैस के परत है। फिर है जल वाष्प। गैस को हम लोग देख लिए, अब सेकेंड है हम लोग का जल वाष्प। जलवायु की दृष्टिकोण से जल वाष्प का अधिक महत्व होता है। जल वाष्प की उत्पत्ति धरातलीय जल राशियों, मिट्टियों तथा वनस्पतियों के कारण होती है। वायुमंडल में इसकी जो मात्रा है वो 0 से 5% तक की रहती है और ये इसके सामान्य परिचय है। ठीक। इसके बारे में और अध्ययन करते हैं। यदि विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं
तो इसकी जो मात्रा है वो क्या होती है, जलवाष्प की मात्रा जो है वो घटती जाती है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वायुमंडल है वो क्या होता है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा शून्य होती है। ठीक, जलवाष्प की मात्रा जो है वायुमंडल के निचले भाग में अधिक होता है और ऊपरी भाग में कम होता है। भूतल में लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक के समस्त जो जलवाष्प का है 90% पाए जाते हैं, यानी कि ये आपका धरातल हो गया, इससे 5 किलोमीटर तक के ऊंचाई तक जो 5 किलोमीटर है वहां तक के आपको पूरा 90% जलवाष्प मिलेगा। फिर जो 10% है वो ऊपरी हिस्से में मिलेगा। ठीक, इसके बाद है ऊपर जाने पर जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। 11 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई में पुनः यह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके बाद है जलवाष्प में किसी विशेष तापमान पर जलवाष्प की मात्रा इतनी अधिक हो जाए कि वह अधिक वाष्प न कर सके या सोख न सके तो उसे क्या बोलते हैं, वायु संतृप्त कहते हैं। और वायु संतृप्त होता है तो क्या होता है, वो वाष्पीकृत होकर के संघनन की क्रिया करने लग जाता है। यानी कि आपकी जो जलवाष्प की मात्रा इतनी अधिक है कि वो और नमी नहीं सोख पाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग वायु संतृप्त। और वायु संतृप्त होता है तो क्या होता है, वाष्पीकृत होता है, फिर आपका ऊपर जाकर के संघनन की क्रिया हो जाता है। फिर क्या है, धरातल पर जो बर्फ, वर्षा, ओस, पाला, कोहरा, हिमकण ये सभी जो उत्पन्न होते हैं ये वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से ही उत्पन्न होता है। ठीक, या उसी का रूप है। फिर विषुवत रेखा पर ध्रुव की ओर जलवाष्प की मात्रा कम होती है और विषुवत रेखा में अधिक और ध्रुव की ओर जाने पर कम होता है। यह ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है, यानी कि ये क्या करता है, तापमान को अवशोषित करने का काम करता है, पृथ्वी को गर्म करने का काम करता है। तो ये हो गया जलवाष्प के बारे में। फिर आता है धूलकण या एरोसॉल के बारे में। तो जो धूलकण है, ये डस्ट है, ये सभी क्या है, वायुमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये धूलकण धरातल को प्रभावित करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो वायु है, सागरीय नमक है, सूक्ष्म कण है, उल्कापात है एवं ज्वालामुखी उद्भेदन है, उन सभी से ये धूलकण उत्पन्न होता है। और ये क्या होता है, प्रकाश को फैलाने में सहायक होता है। वायुमंडल में जो जलवाष्प के रूप में इन्हीं धूलकणों पर जमा रहता है, यानी कि जो जलवाष्प आप लोग देखे हैं वो क्या होता है, ये जो धूलकण है उसमें जमे रहते हैं या उसी के ऊपर जमता है। फिर इसी में क्या बनता है, आपके ओस के बूंद वगैरह जो है वो इसी में बनते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण ही आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। ठीक, फिर धूलकण दिखाई ही नहीं पड़ते हैं, परंतु इसमें पानी सोखने की शक्ति अधिक होती है और इनमें वाष्प केंद्रित होकर पानी के रूप में बदल जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो जल वाष्प है वो ठोस रूप में भी हो जाता है, फिर तरल रूप में होकर के पानी के रूप में भी गिरता है। और धरातल के समीप वायुमंडल में धूलकण बड़े बड़े व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु ऊंचाई में क्या होते हैं, इसकी मात्रा घट जाती है। यानी कि धरातल के निकट, ये हमारा धरातल है तो इसके निकट जो धूलकण है वो क्या है, बड़े बड़े मात्रा में, यानी कि बहुत ही उसका पार्टिकल कण जो है वो उसकी मात्रा बड़ा होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसकी मात्रा एकदम छोटा छोटा छोटे छोटे बारीक हो जाएगा, ऐसा होता है। फिर क्या होता है, ये जो धूलकण है इन्हीं की सहायता से जो धुंध है, कोहरा है, इंद्रधनुष की सीमाएं हैं, संध्या प्रकाश जो हम लोग देते हैं वो सभी इन्हीं की सहायता से निर्मित होता है। और ये आर्द्रताग्राही कण होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, नमी को धारण कर सकते हैं और ये समुद्र के ऊपर अधिक पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपकी एरोसॉल। फिर अगला पार्ट चलते हैं, वायुमंडल का संरचना एवं परतें। वायुमंडल की संरचना किन किन परतों से हुआ है इनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो वर्गीकरण है वो है वायुमंडल की जो संघटन है, तापमान है, वायु दाब है, घनत्व है, इन सभी विशेषताओं के आधार पर इसको 5 परतों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, क्षोभ मंडल। फिर सेकेंड है समताप मंडल, जिसकी ऊपरी सतह को हम लोग ओजोन मंडल भी कहते हैं। फिर है मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्राह्य मंडल। जो आयन मंडल है चौथा वाला, इसको हम लोग ताप मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इनमें यहाँ पर जाने पर अनएक्सपेक्टेड यानी कि अनाशापूर्वक यहाँ पर तापमान बहुत अधिक हाई हो जाता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता। फिर है रासायनिक संगठन के आधार पर इसको पुनः 2 भागों में बांटा है, एक है सममंडल और दूसरा है विषम मंडल। तो इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं बताए गए हैं शॉर्ट में, फिर इसका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला परत कौन सा है, क्षोभ मंडल है, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। फिर है संताप मंडल, आपका स्ट्रेटोस्फीयर, टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ये आपका क्या हो गया, 5 परतें हैं और इनकी ऊंचाई ली है। क्षोभ मंडल जो है वो ध्रुवों में 0 से 8 किलोमीटर रहती है अधिकतम ऊंचाई। जो मध्य मंडल देखे या मध्य अक्षांश देखे हैं, या औसत ऊंचाई जो है वो 12 किलोमीटर तक के रहता है और विषुवत रेखा में 18 किलोमीटर तक के रहता है। ये देखने को मिलता है हमको क्षोभ मंडल की। फिर है संताप मंडल।
तो जो समताप मंडल है ये आपके जो ध्रुवी वगैरह है, ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ पास 8 से 18 और ध्रुवीय भूमध्य रेखा क्षेत्र पर 18 से 50 किलोमीटर तक की, यानी कि ये कितना रहता है आपका 18 से 50 तक का इसका औसत है। फिर है मध्य मंडल, तो इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक की है। फिर आता है आयन मंडल, तो इसकी ऊंचाई जो है 80 किलोमीटर से 660 तक की है। फिर जो बाह्य मंडल है उसका जो ऊंचाई है वो है 660 से पूरा 10,000 तक की किलोमीटर तक का है। फिर इसमें पाए जाने वाले प्रमुख गैस और उनकी विशेषताएं। तो जो क्षोभ मंडल है उसमें आपको क्या मिलेगा, भारी गैस ही मिलता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ की जो प्रमुख विशेषता वो क्या है, वायुमंडलीय घटनाएं होता है। फिर क्या है आपका समताप मंडल। समताप मंडल में आपको ऑक्सीजन और ओजोन गैस, दो प्रकार की गैस मिलते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, जो वाणिज्यिक जेट विमान है या एयरप्लेन है वो उड़ता है। फिर क्या है मध्य मंडल है। मध्य मंडल में आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन धनायन ये स्थित है, और यहाँ पर उल्कापात की जो घटनाएं हैं वो होती है। फिर क्या है आयन मंडल। आयन मंडल में आपका नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और विद्युत आवेशित कर रहता है, जो क्या करता है आपके जो रेडियो तरंगे हैं उसको पृथ्वी में पुनः परिवर्तित कर देता है। और यहाँ पर क्या उपस्थित रहता है, यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और स्पेस होता है वो स्थापित होता है, आपका सैटेलाइट वगैरह यहाँ पर रहता है। फिर एक अगली परत बाह्य मंडल, यहाँ पर आपको क्या रहता है, हीलियम और हाइड्रोजन की परत है या हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ पर सैटेलाइट का उपस्थिति रहता है। फिर हम लोग आगे अध्ययन करते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से, क्षोभ मंडल के बारे में। तो क्षोभ मंडल क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है जहाँ पर समस्त जीव जंतु, मानव, वनस्पति ये सभी निवास करते हैं। और वायुमंडल में कुल आणविक कण तथा गैस का भाग जो है वो 75% लगभग पाया जाता है। और यहाँ का जो प्रमुख गैसें हैं वो क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि ये प्रमुख है अधिक मात्रा में और ये कम मात्रा में। फिर है मौसमी संबंधित घटनाएं इस मंडल में होता है, और यह जैव मंडल की विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र से प्रभावित होता है, यानी कि ये क्या है, विभिन्न जीव जंतु की क्रियाओं से प्रभावित है। और इस परत को विक्षोभ परत या भंवर परत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, संवहनी मंडल है, क्योंकि यहाँ पर विक्षोभ, भंवर, तूफान ये सभी आते हैं। फिर भूमध्य रेखा में इसकी ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर। मध्य अक्षांश की औसत ऊंचाई कितनी है, 12 किलोमीटर। और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो है वो 8 किलोमीटर है। ऊंचाई के साथ साथ ही क्षोभ मंडल में क्या होता है, तापमान, जल वाष्प, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको कट कर दें, ठीक है। तापमान, जल वाष्प तथा गैस ये सभी की मात्रा में परिवर्तन होता है, इस वजह से इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। आपकी निचली जो 1 से 3 किलोमीटर की परत है उसको क्या बोलते हैं, घर्षण परत बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पर्वत पठार रहते हैं जिसकी वजह से वायु से टकराता है, तो इस वजह से इसको घर्षण परत बोलते हैं। और इसकी जो ऊपरी परत है वो इससे क्या है, प्रभावित नहीं है, यानी कि इससे दूर है, इस वजह से उस परत को क्या बोलते हैं, चक्रवाती संरचना अधिक प्रभावित रहता है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, संवहनी परत या के नाम से जाना जाता है। फिर क्या है आपका समताप मंडल। समताप मंडल का खोज किसने किया, टिजरेंस डी बोर्डो द्वारा की गई है। और समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो क्या है, 50 किलोमीटर तक के है, 18 से 50 किलोमीटर तक की होती है। और जो समताप मंडल है उसमें तापमान की समानता की वजह से इसकी नाम क्या रखे गए, समताप मंडल रखा गया है। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आता है, परंतु समताप मंडल में क्या होता है, तापमान सामान्य रहता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी से ऊपर जाता है तो तापमान में क्या होता है, गिरावट आता है, लेकिन समताप मंडल में जैसे ही जाएंगे तापमान क्या होता है, सामान्य हो जाता है। ये है आपका समताप मंडल। फिर क्या है, समताप मंडल का विस्तार हम लोग देख लिए हैं, 18 से 50 किलोमीटर तक के पाया जाता है। इसमें इस परत में 18 से जो 20 किलोमीटर तक है वो तापमान स्थिर रहता है, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा तापमान में वृद्धि पाई जाती है, 20 किलोमीटर के ऊपर जाओगे तब। फिर यह 45 सेल्सियस से 55 सेल्सियस तक के हो जाता है, और इस वृद्धि का कारण इस परत में ओजोन गैस की उपस्थिति, यानी कि 20 किलोमीटर के ऊपर जो तापमान में वृद्धि होती है उसका जो कारण है ओजोन गैस, इसकी वजह से यहाँ पर तापमान बढ़ जाता है। यह जो ओजोन परत है यह मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, और इसमें विमान जो चलाए जाते हैं, जेट विमान, वो उड़ान भरते हैं। यानी कि समताप मंडल का ऊपरी परत क्या है, ओजोन गैस से निर्मित है, ठीक। ओजोन क्या है, हानिकारक विकिरण को अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी पर विभिन्न जीव जंतु, वनस्पति और मानव के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। फिर अगला चलते हैं मध्य मंडल में। ये आपके समताप मंडल के ऊपर ओजोन मंडल पाया जाता है, ओजोन मंडल के ऊपर ये मध्य मंडल पाया जाता है।
तो ये क्या रहता है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक के विद्यमान रहता है, यानी कि 50 से 80 किलोमीटर तक के। आपको क्या देखे 18 से 50 हम लोग देखे संताप मंडल का, फिर 50 से 80 किलोमीटर तक के मध्य मंडल की ऊंचाई है। इस परत में जो तापमान है वो क्या होती है घटने लगती है, यानी कि तापमान इसमें घटता है। और मध्य मंडल में क्या होता है 80 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये इसका खूबी है कि यहाँ पर तापमान बहुत अधिक गिर जाता है। और इस तापमान का जो सीमा है वो मध्य सीमा कहलाता है, यानी कि जहाँ तक ये तापमान की जो सीमा है वो मध्य सीमा कहलाएगा। और इसके ऊपर जाने पर पुनः तापमान वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो समताप मंडल है उससे ऊपर जाओगे तो ये क्या है आपका मध्य मंडल है। मध्य मंडल में आपको कुछ लेयर है जहाँ तक कि आपका तापमान क्या रहता है -100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये आपका क्या है मध्य सीमा कहलाएगा। इसके ऊपर जाते हैं तो पूरा तापमान बढ़ जाता है, तो ये आपका दूसरी लेयर बन जाता है। ठीक, इस परत की जो प्रमुख गैस है वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन धनायन, ये गैसें हैं। फिर आता है आयन मंडल या ताप मंडल। तो आयन मंडल को ताप मंडल क्यों कहा जाता है? जो आयन मंडल है यहाँ पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में बहुत अधिक तीव्रता होती है, इस वजह से इसे ताप मंडल भी कहते हैं। यह जो परत है वो रेडियो एवं ध्वनि प्रसारण की मदद से होती है। वास्तव में जो पृथ्वी में ध्वनि प्रेषित होता है ये इसी आयन मंडल या ताप मंडल के द्वारा ही होता है। तापमंडल में अत्यंत कम दबाव के कारण प्रति व्यक्ति जो गर्माहट है वो महसूस नहीं होता है, लेकिन तापमान क्या रहता है यहाँ पर बहुत ही हाई होता है, लेकिन यहाँ पर दबाव बहुत कम होता है, इसी वजह से ये तापमान हमको महसूस नहीं होता। और ये जो परत है इसमें क्या है अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो स्थापित होता है और अनेक उपग्रह स्पेस वगैरह सभी स्थापित इसी परत में रहते हैं। और इस मंडल को पुनः डी परत, ई परत, E2 परत, F परत, G परत इनसे विभाजित की गई है। तो ये है आपका आयन मंडल या ताप मंडल। तो हम लोग इन परतों के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। डी परत, तो डी परत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है 80 से 96 किलोमीटर तक के इसका विस्तार है। और यह जो है न्यून आवृत्ति वाले जो रेडियो तरंग है, यानी कि छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी वाले एक दो बार वाले, हम लोग आवृत्ति का मतलब समझ लीजिए। पहले आवृत्ति मतलब होता है 1 2, तो ये कितना आवृत्ति हो गया 2 आवृत्ति हो गया। जितनी बार ये फ्रीक्वेंसी आए जैसे कि 1 2, ये आवृत्ति कितना हो गया 1 2 3 4, यानी कि 4 हो गया। तो इसी प्रकार जो कम आवृत्ति वाले रेडियो तरंग है उसको क्या करता है ये धरातल पर परिवर्तित कर देता है और सूर्यास्त के साथ ये क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है, यानी कि सूर्य की किरणें जैसे ही समाप्त होगा ये डी परत भी समाप्त हो जाता है। फिर क्या आता है ई परत, इसे हम लोग केनली हेविसाइड परत के नाम से भी जानते हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो 96 से 114 किलोमीटर तक के पाया जाता है। और ये क्या करता है जो मध्यम आवृत्ति वाले हैं, जैसे कि ये हम लोग 4 देखे, इसमें 5 6 7 ऐसे करके जो मध्यम और उच्च आवृत्ति वाले हैं इनको क्या करता है ये प्रवर्तित करता है पृथ्वी पर। और इसमें जो ध्रुवीय प्रकाश हम लोग देते हैं अरोरा लाइट्स बोलते हैं वो दिखता है, जैसे कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश ये हमको दिखाई पड़ता है। फिर आता है E2 परत, ये सामान्य इसकी जो ऊंचाई है वो 150 किलोमीटर तक की पाई जाती है। और ई परत जो है वो E2 परत जो है वो ई परत का जो विरल क्षेत्र है उसी के ऊपर में प्राप्त होता है और इसमें ऑक्सीजन की जो अणु है और प्रावैग्निक फोटान है इसकी क्रिया द्वारा यह क्या होता है निर्माण होता है, यानी कि जो E2 परत है वो ई परत जो तरल परत है इसके ऊपर पाया जाता है, इसको बोलते हैं E2 परत। E2 परत क्या है ये ऑक्सीजन O2 प्लस, रुक जाइए इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं हम। E2 जो है इसका निर्माण जो है वो O2 प्लस फोटान इसकी क्रिया से इसका निर्माण हुआ है। ठीक, फिर आगे चलते हैं। इस कारण यह सूर्यास्त के बाद समाप्त हो जाता है। ये जो E2 परत भी हम देखे हैं वो भी क्या होता है सूर्यास्त के बाद समाप्त हो जाते हैं। फिर है F परत, तो यह परत ई परत के ऊपर में 50 किलोमीटर से 360 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। और F परत का निर्माण जो है F1 F2 दोनों परतों से हुआ है और इन दोनों परतों को जो है एप्लीटोन के नाम से भी जाना जाता है। और यह मध्य एवं उच्च आवृत्ति वाले जो रेडियो तरंग है उसको परिवर्तित करती है और लंबी दूरी के लिए रेडियो प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी कि ये क्या करता है जो लंबी फ्रीक्वेंसी है या लंबी दूरी के लिए फ्रीक्वेंसी है या लंबी दूरी तक हमको क्या करता है संचार करना रहता है, तो वो वाले रेडियो तरंग है उसको कौन प्रवर्तित करता है F परत प्रवर्तित करता है।
जैसे कि हम लोग भारत से क्या करेंगे, अमेरिका को कांटेक्ट करेंगे, तो वो वाला रेडियो तरंग जो है वो कौन करेगा, एफ परत क्या करेगा, उसको परिवर्तित करेगा। फिर क्या है, जी परत। तो यह परत पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है तथा परवैंगनी फोटॉन और नाइट्रोजन की अभिक्रिया के कारण इसका निर्माण रहता है। और इसकी पहचान किससे होती है, जो मुक्त इन दोनों नाइट्रोजन और फोटॉन इन दोनों क्रिया के परिणाम स्वरूप जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं उनकी उपस्थिति के द्वारा इनका पता लगाया जाता है। और इसकी उपस्थिति दिन और रात दोनों समय में रहती है। बाकी सब क्या होते थे, जो परत देखे वो सूर्य की किरणें की समाप्ति के पश्चात वो भी समाप्त हो जाते थे, यानी कि डूब जाते थे। और जो जी परत है वो दिन रात दोनों समय बना रहता है। ठीक, फिर है ब्राह्यमंडल या एक्सोस्फीयर। तो यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है और इस परत की वायु काफी क्या होती है, विरल होता है। इसको थोड़ा सुधार लेंगे, ठीक है, ये विरल है यानी कि फैली हुई या बिखरी हुई, ठीक, एवं धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, यानी कि विरल रहती है या कम रहती है और अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। इस परत के बारे में जानकारी बहुत ही कम है और इसकी ऊंचाई लगभग 10,000 किलोमीटर तक की है और यहाँ पर तापमान बहुत ही अधिक 5,568 सेल्सियस तक पाया जाता है, परंतु गर्मी का अनुभव नहीं होता क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है, जो दबाव है वो बहुत कम रहता है। फिर क्या है, इस परत में इसको थोड़ा सुधार लेंगे, ये जो है ये परत है, ठीक, इस परत में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा सामान्य आधार पर 5 परतों का अध्ययन। अब हम अध्ययन करेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर 2 परतों का अध्ययन, जिसमें सममंडल और विषममंडल स्थित है। तो जो सममंडल है इसकी मुख्य जो रचना है वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन दोनों से मिलकर हुई है और जो अन्य जो गैसें है वो है कम मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, ओजोन, ये सभी गैसें हैं जो कम मात्रा में इसमें मिलती है। और सममंडल की जो ऊंचाई है वो सागर तल से 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है और इसमें जो परिवर्तन मंडल यानी कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, ये तीनों मंडल को इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक, फिर आता है रासायनिक दृष्टिकोण से इन सभी भागों को सममंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो गैसों का अनुपात है वो परिवर्तित नहीं होता। जैसे कि आप लोग यहाँ देखे हैं, इसमें प्रमुख किन किन गैसें हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। तो ये गैसें क्या है, परिवर्तनशील नहीं है, ये निश्चित मात्रा में ही रहता है। ठीक, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, सममंडल बोलते हैं। और विषम मंडल में क्या है, गैसों में परिवर्तन होता है, इस वजह से इसको विषम मंडल कहते हैं। विषम मंडल की जो ऊंचाई है वो 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक की बोलते हैं और इस परत में आणविक नाइट्रोजन परत, कुछ भागों में बांटा गया है इसको परतों में। तो पहला क्या है आपका, आणविक नाइट्रोजन परत बोलते हैं और इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन की जो अणु है वो पाए जाते हैं और इसकी ऊंचाई जो है वो 90 से 200 किलोमीटर तक है। फिर क्या है, आणविक ऑक्सीजन परत, पहले नाइट्रोजन परत है फिर ऑक्सीजन परत हो गया। ऑक्सीजन परत में ऑक्सीजन की अणु होती है और इसकी ऊंचाई 200 से 1100 किलोमीटर है। फिर क्या है, हीलियम परत, हीलियम परत में आपके हीलियम के अणु पाए जाते हैं और इसकी ऊंचाई 1100 से 3500 किलोमीटर है। फिर है हाइड्रोजन परत, तो हाइड्रोजन अणु मिलते हैं और इसके ऊपरी जो सीमा है वो निश्चित ऊंचाई तक नहीं पाई जा सकती, यानी कि ये क्या होते हैं, फैली हुई है, परंतु इसका सामान्य विस्तार जो है वो कितना है, 10,000 किलोमीटर तक की माना जाता है, यानी कि इसका जो सीमा है वो निर्धारित नहीं है, माना जाता है कि 10,000 किलोमीटर तक के है। ठीक, तो ये हो गया आपका वायुमंडल की संगठन एवं संरचना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।